यदि आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है और आपने ठान लिया है कि टीजीटी और पीजीटी में हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो यकीनन आपको रोकने वाला कोई नहीं है और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बशर्ते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर वो होना चाहिए, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, आई कैन डू इट। ठीक है, मैं कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा। ऐसा यदि आप मान लेंगे और ठान लेंगे तो यकीनन आप जो है सफल हो पाएंगे। इसको पूरी तरह से वेरीफाई किया है, इसको सिद्ध किया है कल के रिजल्ट ने। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं में ऐसे ऐसे बच्चे टॉप किए हैं जो कि जिसके पिताजी किसी के ऑटो ड्राइवर हैं, किसी के और है मजदूरी करते हैं, तो किसी की खेती करते हैं। उससे आपको सीख लेनी चाहिए। और किसी के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो आदमी देखता नहीं है, लेकिन आप लोग तो आसपास देखते हैं। अपने आसपास की कहानियों से मोटिवेट होइए। आपको खुद अपने आप से मोटिवेट होना चाहिए, ना कि किसी और से। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। हम डेली कवर कर रहे हैं भूगोल के लिए और इतिहास के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए। यह प्रैक्टिस सेट 8 बजे होता है, लेकिन किसी कारणवश आज 11 बजे हो रहा है। तो आप जो है इसको ज़रूर विजिट करें और अपने आप को तौलें टटोलें, देखें कितना आप सही कर पा रहे हैं। इसमें हम 32 क्वेश्चन रखते हैं। तो चलिए देखते हैं आप 32 क्वेश्चन में कितना आप करेक्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन की जहाँ आवश्यकता है कि वहाँ व्याख्या की जाएगी और आप पेपर और पेन लेके जरूर बैठें, जिससे कि आप व्याख्या को नोट कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। पहला क्वेश्चन है, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्त में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? कापरनिकस, गैलीलियो, प्लेटो या फिर जॉन्स केपलर ने? इसको सबसे पहले जो है प्रदर्शित किया था जॉन्स केपलर ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सर्वप्रथम केपलर ने ही यह स्पष्ट किया था कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं तथा इसने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना था। यानी कि केपलर ने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना था। और कापरनिकस ने क्या किया था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत, इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में ही सूर्य है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये कापरनिकस का स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन्स केपलर। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोब पर वृत्त की वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का आकार जो है वो गोले के समान है, इसलिए यह एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे ही तो सूर्य के केवल आधे भाग पर ही जब रोशनी आती है सूर्य की पृथ्वी पर, तो उस टाइम क्या होता है? दिन होता है। और जिस साइड रोशनी नहीं आती उस साइड क्या होता है? रात होता है। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो रात और दिन को विभाजित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? ताज़ा गिरी बर्फ पर, घने बादल पर, पुरानी बर्फ पर, या फिर मिट्टी यानी कि गहरे रंग की? तो परावर्तन क्रिया से प्रभावित होकर सूर्यताप यानी कि जो परावर्तन क्रिया से प्रभावित होता है, सूर्यताप की जो मात्रा होती है पृथ्वी सतह या वायुमंडल में न रुककर शून्य में लौट जाता है। इस परावर्तित सूर्यताप को ही क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। सतहों का एल्बिडो मतलब कई तरह का होता है। जैसे ताज़ा गिरा बर्फ पर एल्बिडो कितना होता है? 80 to 90%। यानी जो ताज़ा गिरा बर्फ होता है वो होता है 80 to 90%, यानी कि 80 से 90%। और जो घने बादल होते हैं इसमें होता है 70 से 80%। और जो पुरानी बर्फ़ होती है इसमें होता है आपका 50 से 60%। और जो मिट्टी होती है उसमें होता है 8 से 14%। तो सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? सबसे ज़्यादा हो रहा है 80 से 90% ताज़ा गिरा बर्फ़ में। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक एल्बिडो कहाँ होता है? तो ताज़ा गिरे बर्फ़ में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है, वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, या फिर वर्षा, या फिर चौथा ऑप्शन तापमान। तो क्या होता है? आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा तो होती है, लेकिन इस किसको जो है दो जगहों पर जोड़ती है? तो यह जोड़ती है आपका तापमान पे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कुछ ऐसे जो है आइसोथर्म
समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। जो आइसोथर्म होता है, समान जो तापमान को मिलाती है वही एक रेखा होती है। अन्य जो समान रेखाएं वो कौन कैसे होता है? आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और चौथा है, पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तरी ध्रुवी ज्योति यानी कि ऑरोरा बोरियालिस उत्पन्न होती है बाह्यमंडल में, आयनमंडल में, ओजोन मंडल में या फिर समताप मंडल में? तो यह होती है बाह्यमंडल में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्पटी में, मेंटल में, बाह्य क्रोड में या फिर आंतरिक क्रोड में? तो सबसे ज़्यादा जो आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है वह पाया जाता है मेंटल में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जाए। और क्रस्ट के नीचे महो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज? तो कौन सा है? यह है आपका क्वार्टजाइट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए कुछ देखते हैं शैले और उनके मैलिक शैले और उनके कायांतरिक रूप। ये चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर जो परिवर्तित होता है संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट में, स्लेट, शैल या फिर अभ्रक, ये स्लेट में, शैल, स्लेट या फिर अभ्रक ये स्लेट में परिवर्तित होता है। फाइलाइट ग्रेवो सर्पेंटाइन में होता है। ग्रेनाइट नीच में बदलता है। और बेसाल्ट या रोयालाइट ये बदलता है सिस्ट में। अगला प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत महासागरीय पेटी? किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके परिप्रशांत पेटी में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेबेंसरम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये आपको बताना है। गैलीलियो, लाप्लास, स्ट्रैबो, रेटजल या फिर रिटर द्वारा? तो यह जो है प्रस्तुत की गई थी आपके रेटजल द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, कथन किसका है? एल फेब्रे का, वाइडर डी लाप्लास का, ग्रिफिथ टेलर का या फिर जीन ब्रून्स का? तो किसका कथन है? यह कथन है एल फेब्रे का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन किसका है? डिकिंसन का, हार्टसोन का, ब्लास का या फिर हरवर्सन का? तो प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन है आपके विडल डी लाप्लास का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या फिर 6? तो जो भारत में सागरीय तट वाले राज्य हैं वह कितने हैं? वह हैं आपके 9। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सी है। और सबसे बड़ा जो राज्य है वो है गुजरात। ठीक है, यह है गुजरात, सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न। कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच है। पीर पंजाल और कराकोरम श्रेणियाँ, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियाँ, जास्कर और लद्दाख, शिवालिक और लद्दाख? तो कश्मीर घाटी किसके बीच है? यह है आपके पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? शुष्क मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लेटेराइट मृदा? तो भारत में जिस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है वह मृदा है जलोढ़ मृदा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने में समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे या फिर 24 घंटे 52 मिनट? कितनी होती है? यह होती है 12 घंटे 26 मिनट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं। महासागर की खाड़ी
महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ताप प्रवणता, हेलोक्लाइन, प्रकाशीय क्षेत्र या फिर पिक्नोलाइन। तो इसको जाना जाता है हेलोक्लाइन के नाम से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कालस्वर्ग कटक रिज की स्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय विस्तार में है? अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी। तो इसमें किसका विस्तार है, किस सागर में विस्तार है, ये आपको बताना था। तो यह जो विस्तार है यह है लाल सागर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये अरब सागर में है, ये अरब सागर में इसका विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पनामा नहर ये किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर को। स्वेज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को। कील नहर बाल्टी सागर एवं उत्तरी सागर को। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सुमेलित हैं। बताना है स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और पनामा नहर किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है, ये अटलांटिक से जोड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तापमान प्रतिलोपन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कौन सी है? मेघाच्छादन आकाश, तेज हवाएं, जाड़े की लंबी रात, ठंडी शुष्क हवा। तो कौन सी हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3 और 4, यानी कि जाड़े की लंबी रात और ठंडी शुष्क हवा। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारण में क्या सम्मिलित है? भारी वर्षा, उच्च अपेक्षित आर्द्रता, मेघाच्छादन या फिर डोल ड्रम की स्थिति। तो बताना है कौन सा ये सम्मिलित है। तो इसमें जो सम्मिलित है वो 1, 2, 3 और 4 सभी सम्मिलित हैं, यानी कि भारी वर्षा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, मेघाच्छादन आकाश और डोल ड्रम की स्थिति, चारों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये बताना है कौन सा है। ये घास का मैदान है और ये देश है लानोज। तो लानोज कहाँ पे है? लानोज है वेनेजुएला में। 1 का 2। प्रेरिज कहाँ पे है? प्रेरिज यूएसए में है। बी का 3। पंपास कहाँ पे है? तो पंपास अर्जेंटीना में है। और डाउन्स कहाँ पे है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग निम्नलिखित वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम किसने किया था? E.P. ओडम, फ्रेडरिक क्लीमेंट, A.G. टांसले या फिर चार्ल्स सदरलैंड। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। E.G. टांसले ने किया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या फिर अपघटक को। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक पोषण किसको प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सर्वाहारी को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? वन, तालाब, घासी मैदान या फिर शुष्क स्थल। तो जो जीव भार का पिरामिड होता है किस स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो यह होता है आपका तालाब में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना प्रथम, यानी कि पुराना और प्रथम जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? ये आपको पूछ सकता है पुराना या फिर प्रथम। खोपोली, पाइकरा, मेटूर या फिर सिद्रा बाग। तो कौन सा सबसे पुराना है? यह सिद्रा बाग। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और सिद्रा बाग कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना 1897 में हुई थी और यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि कौन सा आप किससे मैच करेगा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि ये किस क्रांति के अंतर्गत आता है? ये श्वेत क्रांति में, यानी खाद्यान्न उत्पादन सबसे पहले ये आता है हरित क्रांति में, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति 1 का 1। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। ये आपको अलग अलग भी पूछ सकता है, लेकिन ये कूट में दिया हुआ है। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है और ए ही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं।
तालेचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। तो जो तालचर कोयला क्षेत्र है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागरों में अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ कहलाता क्या है? पंख, बजरी, रेत या फिर ऊज। तो महासागरों में अत्यधिक गहराई में जो जमा होता है पदार्थ उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऊज। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ठंडी धारा नहीं है? कनारी, बेंगुला, ओयोसियो या फिर अगुलहास। इसमें बताना है कि ठंडी धारा इसमें कौन सा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगुलहास। अगुलहास ठंडी नहीं गर्म धारा है। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन उल्कापिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता। अगला है चमकदार गैसी पूछ वाला धूमकेतु। अंतरिक्षी पिंडों का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। या फिर चौथा है सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक छोटा चट्टानी पिंड। तो उल्कापिंड का कौन सा एक सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो ये करता है आपका सी, अंतरिक्षी पिंडों का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो सीरीज का, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि जब पृथ्वी का घूर्णन गति नहीं होगा तो क्या होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये बताना आपको। तो 1 और 2 यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात चक्र नहीं होगा। ठीक है, एक ही चीज़ हमेशा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप तैयारी करें टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आपके मन में आता है थोड़ा सा आराम कर ले तब पढ़ाई करेंगे, तो उस वक्त कोई ना कोई ऐसा है जो पढ़ रहा है और वह आपका कंपटीटर है। जिस टाइम आराम करेंगे आप, उस टाइम कोई अगला पढ़ रहा होगा, और जब भी आपसे उसकी सामना होगी तो वो आदमी हमेशा आपसे आगे रहेगा। तो जब भी ख्याल आए कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं या फिर थोड़ा सो लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब हम आराम कर रहे हैं तो कोई ना कोई है तो ऐसे पढ़ रहा है। जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में, जो कि भूगोल का प्रैक्टिस सेट है टीजीटी और पीजीटी के लिए। यह सेशन अब रोज़ दोपहर में 12 बजे होगा और सुबह में हिस्ट्री की होगी। चलिए आगे देखते हैं आज के इस प्रश्न को। निम्नलिखित वर्षण के रूपों में कौन सा एक धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? राइम, ग्रापेल, स्लीट या फिर वर्गा। तो ये क्या है? ये है वर्गा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब वर्गा जो है एक वर्षण का ऐसा रूप है जो धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन स्लीट एवं ग्रापेल जो है यह हिम वर्षण का एक प्रकार है, यानी कि एक रूप है। जबकि राइम अत्यधिक ठंड से वृक्षों आदि पर जो ओस का हिम के रूप में जमने से संबंधित है वो होता है राइम। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में निम्नतम तापमान दर्ज किया जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो सबसे जो निम्नतम तापमान होता है वो होता है आपका मध्य मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जेट प्रवाह को, जो कि निम्न एक ऊपरी स्तर की क्षोभमंडलीय तरंग है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा सही नहीं है। यह उच्च वायु वेग का संकीर्ण बैंड है। यह 8 किमी से 15 किमी की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करता है। लंबी दूरियों पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता होती है। या फिर डी, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वातावरण जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वातावरण जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यमोत्तर रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा एक सही है? इसको हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भी। आप एक चीज़ याद रखेंगे, यू मो का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यू मोका, ठीक है, यानी कि यमोत्तर जो है यू मोका से होकर गुजरती है। आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिलान करना है समतुल्य रेखा और इसकी एक परिभाषा है। आइसोहेल क्या होता है, आइसोहाइट क्या होता है, आइसोनेफ क्या होता है, या फिर आइसोनीफ क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। आइसोहेल जो है समधूप रेखा है। आइसोहेल क्या है, समधूप रेखा है, यानी कि आइसोहेल समधूप रेखा है 1/3। आइसोहाइट क्या है, आइसोहाइट जो है समवर्षा रेखा है। आइसोहाइट क्या है, समवर्षा रेखा है। और आइसोनेफ क्या है, तो आइसोनेफ जो है सममेघ रेखा है। आइसोनेफ सममेघ रेखा, ये आपको रटना पड़ेगा। आइसोनीफ क्या है, समान हिमपात रेखा है। तो A का 3 B का 4, A का 3 B का 4 इसमें और इसमें मिल रहा है। C का 2 केवल इसमें मिल रहा है बी में। इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है। आइसोहेल समधूप रेखा, आइसोहाइट समवर्षा रेखा, आइसोनेफ सममेघ रेखा और आइसोनीफ समान हिमपात रेखा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। 3 बार, 6 बार, 8 बार या फिर 10 बार। तो यह विचलित होती है 3 बार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैन एंड्रियास भ्रंश यानी कि सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या है, रूपांतर भ्रंश, अभिसारी भ्रंश, प्रसारी भ्रंश या फिर निमज्जनकारी भ्रंश। तो कौन सा है ये है आपका रूपांतर भ्रंश। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये पूछा सुमेलित कौन सा नहीं है। ज्वालामुखी एक तरफ दिया है, एक तरफ देश दिया है। कोलिमा कहाँ पे है, तो कोलिमा मैक्सिमो है, बिल्कुल करेक्ट है ये। मेरापी कहाँ पे है, तो मेरापी जो है इंडोनेशिया में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। माउंट एटना इटली में है, ये भी करेक्ट है। और सबनकाया कहाँ पे है, सबनकाया आपका है ये पेरू में है, ये पेरू में है न कि जापान में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबनकाया पेरू में है, जापान में नहीं है। आपको बताना है जापान में कौन सा ज्वालामुखी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यदि आप जानते हैं तो। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल क्या है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको भली भांति पता है कि जो प्राथमिक सेल है वो है आग्नेय सेल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ महासागरीय धारा है, एक तरफ तट दिया गया है, ये आपको बताना है। हम्बोल्ट, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, बेंगुएला, अगुलहास। तो हम्बोल्ट जो है ये एक ठंडी जलधारा है और ये चिली और पेरू की स्थित है। चिली पेरू ये कैसी धारा है, ये ठंडी धारा है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये जो है बेंगुएला धारा महासागरीय धारा, ये इधर एक तल दिया है, एक तरफ दिया। हम्बोल्ट क्या है, ठंडी जलधारा है, ये चिली और पेरू में है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये क्या है, यह एक गर्म जलधारा है। बेंगुएला क्या है, ये ठंडी जलधारा, ये नामीबिया और एंगुएला पे है, नामीबिया और अंगोला। तो कहाँ पे है, नामीबिया और अंगोला। ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी। ए का दो किस में है, 2 ठोर में है। और सी का 1, ए का 2 सी का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 और बी का 4 हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक अफवाह यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे में है। अगुलहास ये है मोजाम्बिक मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। विलियम बेवल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत या फिर लाप्लास का गतिक सिद्धांत। तो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ये नहीं है पूछा है। कैलिफोर्निया धारा, कनारी धारा, सोमाली धारा या फिर सुसीमा धारा, कौन सी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो जो कैलिफोर्निया धारा है वो ठंडी है, ये कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में है। कनारी जो धारा है ये भी ठंडी धारा है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और जो सोमाली धारा है ये भी एक ठंडी धारा है, ये हिंद महासागर में है। और जो सुशीला धारा है ये एक गर्म धारा है, सुशीला है ऑप्शन नंबर डी। सुशीला धारा जो है ये गर्म धारा है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, समुदाय, जनसंख्या। जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, जीव समुदाय, जनसंख्या और जीवमंडल। चौथा है जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल। तो इसमें कौन सा जो है एक सही अनुक्रम है आपको बताना था। तो इसमें जीव है, फिर जनसंख्या है, फिर
पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बाद क्या है, जीवमंडल है। ये ऐसे चलेगा, ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है? वह है भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियल वन या फिर शीतोष्ण घास। तो कौन सा है? यह है बोरियल वन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज, सवाना, सवाना कंपोज या फिर कंपोज डाउन्स। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा सी, सवाना कंपोज। अब देखते हैं प्रेरीज कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपी मध्य एशिया में है, पुस्ताज हंगरी में है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है और कैंटबरी जो है न्यूजीलैंड में है। तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1972, 1975, 1986 या फिर 1995। तो ये हुआ था 1975 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों और जंतुओं की जो सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदी में या फिर सवाना में। तो कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? थेल्स, स्ट्रैबो, इदरीसी या फिर फ्रेडरिक रेटजेल। कौन कहलाता है? ये बोला जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इनकी दो रचनाएं हैं या फिर पुस्तकें हैं, एंथ्रोपो जियोग्राफी और एक है राजनीतिक भूगोल। ये दोनों काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं। मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या फिर उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा है? ये है आपका निश्चयवाद। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जनांकीय संक्रमण है जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत या फिर जन्म दर में परिवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्लेज क्या है? एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी, टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव या फिर एस्किमो के मछली शिकार का औजार या फिर टुंड्रा का एक पशु। ये क्या है? स्लेज क्या है? स्लेज एस्किमो की बिना पहिए वाली एक गाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है और आप बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। तो उसी पे आप लोग फोकस करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में, जो कि है भूगोल की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ दोपहर 12 बजे होता है और इसमें हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला ही क्वेश्चन है, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। आदिवासी समूह दिया गया है, इधर दिया गया प्रदेश। बुशमैन, तो बुशमैन आपको पता है कि नामीबिया से बुशमैन कहाँ की जनजाति है? नामीबिया की है। पिग्मी, पिग्मी आपको पता है जायरे यानी कि कांगो जायरे। एस्किमो, एस्किमो जो है अलास्का और ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और गोंड आपको पता ही है कि ये भारत में पाया जाता है। तो यानी कि ए का 4, बी का 3, बी का 3, डी ऑप्शन दिया गया और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जहाँ क्वेश्चन की आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या की जाएगी, तो इसलिए आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रो या फिर निग्रिटो। तो सबसे पहले जो उत्पन्न हुई थी निग्रिटो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो निग्रिटो हैं, इसका विकास जो हुआ था मध्य एशिया में हुआ था। और निग्रिटो जो प्रजाति के लोग होते हैं अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों यानी कि कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। इधर देश है, इधर स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। रोडेशिया, मिल्पा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्राज़ील में रोका होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया में टाबी नहीं होता है, ये होता है लदांग। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका गलत है।
और सूडान में नगासू होता है। तो इस 3 के 3 सही हैं। जो गलत है वो सिर्फ और सिर्फ सी वाला गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं, रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉटरडम कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। तो ये किस उद्योग के लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज उद्योग या फिर दुग्ध विषयक उद्योग? तो यह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है? चीन, भारत, जापान या फिर इटली? तो आपको भली बात ही पता होगा, जो रेशम उत्पादन में जो अग्रणी है वो चीन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन के बाद क्या आता है? चीन के बाद आता है भारत, जो कि सेकंड नंबर पे है। अन्य देशों में वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख देश हैं, लेकिन ये चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ संसाधन के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो दिए गए हैं वो उदाहरण हैं। नव्यकरणीय ऊर्जा के उदाहरण बताना है आपको। नव्यकरणीय संसाधन के प्रकार क्या हैं? अनव्यकरणीय, पुनःचक्रीय या फिर एकल? तो नव्यकरणीय मतलब मीन्स ये हो जाएगा मिट्टी। अनव्यकरणीय जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये हो जाएगा थोरियम। पुनःचक्रीय यानी कि पुनःचक्र यानी कि जल को कर सकते हैं, दोबारा इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और एकल क्या है? यह क्रायोलाइट। तो ए का 2, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ही बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया है? कृषि, उद्योग, सेवाएं और फिर सभी सही हैं। जो तृतीय क्षेत्र में तय होता है सी ऑप्शन, सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ये नहीं है पूछा, ध्यान रखना है। बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला या फिर अनंतपुर? तो ये कौन सा लौह खनन क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी, जावर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है लगभग 63.5%, 64.5%, 65.5% या फिर 66.5%। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो महिला साक्षरता था वो था 64.6%। तो जो अप्रॉक्सीमेट लगभग आसपास का ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष जो साक्षरता थी वो थी 80.9% यानी कि समथिंग 81%। और जो अंतराल था वो था 16.3% यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो साक्षरता का डिफरेंस था यानी कि अंतर था वो 16.3% था। तो ये आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हैं? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो यह है उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? घाटी दिया, इधर क्षेत्र दिया गया। लाहौल स्पीति घाटी महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य, कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य, फूलों की घाटी मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य, कुल्लू घाटी ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कश्मीर घाटी है वह ये पहला है, देखने के अनुसार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। आइए कुछ और देखते हैं। लाहौल स्पीति जो घाटी है वो महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। लाहौल स्पीति घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। और उसके बाद फूलों की घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच है। और एक है तक कुल्लू घाटी जो कि महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी की मध्य स्थित है, कुल्लू घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। विषुवत क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। विषुवत क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। इसमें कौन सा बताना है? ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या फिर डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है।
तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जाड़े की वर्षा विशेषता किसकी है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों की, मानसून प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश की? तो जाड़े की जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, पृष्ठ दाहिने व चतुर्थांश में या फिर पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में? तो जो न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल? तो कौन सी करती है? डी ऑप्शन आयन मंडल करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महासागर में सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक पैलोजिक निक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा है? लाल सिंधु पंख, रेडियो लारियन पंख निपंख, ज्वालामुखी धूलि या फिर चूना प्रधान सिंधु पंख? तो ये है लाल सिंधु पंख। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। बी है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं या फिर सी उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं या फिर डी महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित होते हैं या फिर तरंगित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो ये रहे लगभग 22 क्वेश्चन। आपने इसमें कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इसके बाद क्या चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।